गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम लोग ज़्यादातर पढ़ते रहते हैं। तो हम लोग जब बात कर रहे थे कि शब्द क्या होता है, भाषा क्या होती है, तो उसमें से सबसे जरूरी थी कि लिपि क्या होती है। लिपि मैंने बताया था कि लिपि क्या होती है, जो हम लोग अक्षर लिखते हैं, क ख ग घ हो गए, आ, ये सब क्या है, पहले इनको एक सिंबल हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? चिन्ह। कहीं ना कहीं से तो चिन्ह लिए गए हैं, है ना। तो उन चिन्हों को ही हम कैसे कैसे स्वरों में बांट दिया, कैसे हमने उनको व्यंजनों में बांट दिया। तो उसी पर हम आज बात करें। आज हम स्वर और व्यंजन पे बात करें, खासकर हम व्यंजन पे बात करेंगे। किस पर करेंगे? व्यंजन पे बात करेंगे, जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं और कॉन्सोनेंट्स कहते हैं व्यंजन को। व्यंजन को अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट्स कहते हैं और हिंदी में व्यंजन ही होता है, भोजन भी होता है ना। कहीं कहीं कहते हैं आज उनके घर बारात गए थे, बहुत प्रकार के व्यंजन बने थे। तो व्यंजन का मतलब अक्षर नहीं बने थे, वहां व्यंजन का मतलब होता है भोजन। पर्यायवाची होते हैं ना, कई मतलब होते हैं एक ही चीज के। तो वहां यहाँ पर जिसकी बात करें वो व्यंजन को हम अक्षर की बात करेंगे। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं व्यंजन। सीधे किसकी बात करेंगे? ना हम स्वर की बात करेंगे, ना किसकी बात करेंगे, हम व्यंजन की बात करेंगे। केवल और केवल व्यंजन। व्यंजन का क्या क्या होते हैं? जैसे हम लोग अगर व्यंजन की बात करते हैं तो 33 व्यंजन, अगर हम सामान्य भेद करें, अगर व्यंजन को सामान्य भेद के रूप में देखें तो सामान्य भेद में अगर देखें तो 4 तरीके से कर सकते हैं। कितने तरीके से बांट सकते हैं? 4 तरीके से बांट सकते हैं। पहला मूल व्यंजन। पहला क्या होगा? मूल व्यंजन होता है, ठीक। मूल व्यंजन कौन कौन से होते हैं? क से लेकर ह तक जितने भी व्यंजन हैं वो सारे के सारे क्या हैं? मूल व्यंजन है। क से ह तक ये 33 होते हैं। फिर दूसरा हमने बात की तो संयुक्त व्यंजन हो गए। क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन। ये 4 होते हैं। श्र, छ, त्र और ज्या, 4 हो गए। तीसरा होता है उच्छिप्त व्यंजन। तीसरा क्या होता है? उच्छिप्त व्यंजन। ये 2 है, इनका काउंट क्या है? 2। ड़ा और डड़ा की तरह ही होते हैं, बस इनमें ये वहां नीचे होती है, यहाँ पर नीचे हो जाएगी। ये उच्छिप्त व्यंजन होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। 4 एक जो अभी नया ऐड हुआ है, नया पैदा हुआ है इसी साल, अभी ही जन्म हुआ है, उसको हमने नाम दे दिया क्या? विशिष्ट व्यंजन। भाई विशिष्ट है तभी तो नया है, अभी उसका जन्म हुआ है तो विशिष्ट हो गया। विशिष्ट व्यंजन वो अभी इसी हिंदी दिवस पर उसका अवतार हुआ है, तो उसको कैसे उसका बनाते हैं वो देखो। ये डमरू में ऐसे करके ये बन गया विशिष्ट व्यंजन। इसको ल से ही संबोधित कर देते हैं, इसको ल की तरह माना जाता है। तो अब अगर हम इनको गिने तो कितने हो गए? मूल व्यंजन 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 और अंग आह को भी हम क्या मानते हैं? व्यंजन ही मानते हैं। तो कितने हो जाएंगे? 42 हो जाएंगे। पहले क्या थे? जब ये विशिष्ट व्यंजन नहीं था तब 41 थे। कितने थे? 41 थे। लेकिन अब क्या हो गया? 42। ठीक। जो
अंग और आह है, उसमें कहीं वो व्यंजन में रखा गया है, उसको हम व्यंजन में भी मान लेते हैं और कहीं कहीं उसको हम स्वर में भी मान लेते हैं। तो अगर उसको ऐड करेंगे तो 42 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 42। अगर हम मूल व्यंजन की बात करें तो वो कितने हैं? 34 हो गए हैं। कितने थे? इसको मिला के 34 हो गए और 4 ये 36 हो गए और 2 40 कितने हो गए भाई? ये तो 33 थे है ना, और ये 34, 4 38, 2 40 और 2 वो अंग आह 42। ठीक, तो इस तरह से 42। स्वर कितने हैं? 11 हैं। स्वर मूल स्वर कितने हो जाते हैं? 11। एवं वाक को भी अगर रख लें अनुस्वार अनुनासिक तो उन्हें क्या हो जाएंगे? 13 कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम इनको क्या मान के चलते हैं, इस समय वर्तमान में जो हमारे संख्या है व्यंजन की वो 42 हो गई है। ठीक है, कैसे हो गई है ये भी मैंने तुमको बता दिया है। अंग आ को भी कंसीडर करोगे तो वो 42 हो जाएगी, वैसे 40 है। ठीक, ये तो हो गया व्यंजन सामान्य भेद। ये क्या हो गया? इसका सामान्य भेद हो गया। अब व्यंजन बोलते समय स्पर्श होता है। जैसे हम क बोले तो कहां से आवाज आ रही है? उच्चारण स्थान के नाम पर या उसके स्पर्श के रूप में देख सकते हैं। उच्चारण स्थान, उच्चारण और स्पर्श स्थान के अनुसार देख लें आधार पर। उच्चारण स्पर्श आधार पर देखें तो क ख ग वाले जितने भी क वर्ग है, जिसे कहते हैं क वर्ग, तो क वाले क ख ग घ ण ये लाइन ऐसा हमारे कंठ से निकलती है। कहां से? तो कंठ से निकलने वाला एक नंबर कंठ से, कंठ से। दूसरा तालु से। तालु क्या होता है? बिल्कुल ऊपर जो होता है स्पेस, जिसमें हमारी कभी कभी जल जाए तो वो खा लेते, उसे कहते हैं जीभ के जस्ट ऊपर वाला। जैसे हमारे ये मान लो मुंह है, ठीक है, ये क्या है? हमारा मुंह है ये, और इसके दांत है यहाँ पर, तो ये वाला स्पेस जो है, ये अंदर वाला ये स्पेस, ये तालु कहलाता है। तालु में जब लगता है तो वो तालु से आवाज है, तालु में लग गया स्पर्श आवाज आएगी, तो उसे कहते हैं तालु से आया। ठीक, चाचा जाजा वाला तालु से आता है। ठीक, फिर मूर्धा। मूर्धा क्या होता है? जो दांतों के जस्ट ऊपर होता है स्पेस, एनामल जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, जिसमें दांत लगे हुए थे। तालु और दांतों के बीच के स्पेस में जब हम टकरा के जीभ आती है तो मूर्धा से कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूर्धा से। ट ट ट वाले वहीं से आते हैं। तो ये कवर्ग लिख लो, कवर्ग वाले जितने भी अक्षर हैं, ये चवर्ग वाले, ये टवर्ग वाले। ठीक है, अब कंठ, तालु, मूर्धा। ठीक, और फिर दांत। दांत से आएगी नहीं आएगी? त थ दादा बोलते हो तो दांत में लगती, किस में लगती है? त थ द दांत में जीभ लगती है ना, तो दंत से। है ना, तो क्या होगा? दंत से। अभी दंत से कौन सा बोला जाएगा? कौन सा बोला जाएगा? त थ द वाला तवर्ग। तवर्ग वाली जो लाइन है, पांचों जो तवर्ग वाले अक्षर हैं वो दंत से जीभ लग के आवाज आती है। ठीक, फिर हमने बात की ओठ से। जो प फ वाली है, प फ वाली, वो ओष्ठ से आवाज आती है। ओठ, पवर। तो हमने अभी किस पे बात की? दो वर्गों से बात की। किस पे बात की? दो भेद हमने अभी बताया व्यंजन के। कौन से? पहला सामान्य भेद, जो मूल व्यंजन होता है, संयुक्त व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन और विशिष्ट व्यंजन। ठीक, बात समझ में आई?
और उच्चारण या स्पर्श स्थान के अनुसार कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दंत से, ओष्ठ से, यारा लावा क्या होता है, कंठ धातु सबका प्रयोग करके हो जाता है। य र लावा ये ऐसे अक्षर हैं जो हम अपने पूरे दांतों से बोलते हैं, ठीक है। अब स्पर्श के आधार पर अगर हम बात करें तो अंतःस्थल होते हैं जो सभी से बोले जाते हैं। यारा लावा ये हमारे दंत, तालु, कंठ सबका प्रयोग करते हैं। यारा लावा इनको इसीलिए अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये इनको क्या कहा जाएगा? स्पर्श व्यंजन, जो स्पर्श होके आते हैं। दूसरा फिर हमने कहा इसमें होते हैं अंतस्थ व्यंजन। यारा लावा य र ल औ वा ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। ये अंतस्थ व्यंजन है। क्या है? अंदर कहीं से लग लगा के इनकी आवाज आती है। ल ल देखो कहां कहां से लग के आवाज आ रही है, ल है ना। अंदर कहीं यहां वहां लग के उसकी आवाज आ रही है, ल, ठीक। तो वो अंतस्थ हो। य है ना। तो ये सब क्या होंगे? अंतस्थ व्यंजन। क्या होंगे? अब ऊष्म व्यंजन की बात करें। ओ ऊष्म मतलब जिनमें गर्म हवा निकले, जिनको बोलते हो, जैसे सा, 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 हा, तो आवाज निकल रही है गरम गरम, तो ऊष्म व्यंजन कहे जाते हैं। ये चार क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन। हमारी सांस टकरा के आती है, ठीक है। इनको क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। क्या कहते हैं? श, स, स और ह, ये चार अक्षर हैं ऊष्म, ठीक। ये कौन से? ऊष्म है। ये चार सा, सा, सा और ह, ये क्या है? ऊष्म। जिनको बोलने पर गरम गरम हवा हमारे मुंह से निकले, मतलब गरम हवा हमारे होठों को छूकर जब बाहर निकले या गले को छूकर निकले, तो वहां क्या होते हैं? ये वाले। तो ये सारे के सारे स्पर्श करके ही आ रहे हैं, कहीं ना कहीं से हमारे मुंह से ही आ रहे हैं स्पर्श करके। ये जीभ को कहीं स्पर्श करके आ रहे हैं, ये वाले हमारे गले या कहीं से लग लगा के आ रही है आवाज, ये वाले सांस स्पर्श करके आ रही है। तो इस तरह से ये सारे के सारे क्या हैं? स्पर्श व्यंजन है। ये जीभ से स्पर्श कर रही है, ये जीभ हमारे जीभ न होके हमारी आवाज कहीं से टकरा के आती है स्पर्श करके। और ऊष्म व्यंजन जब हमारी सांस बाहर निकलती है टकराते हुए, तो वहां क्या होता है? ऊष्म। तो इस तरह से स्पर्श या उच्चारण स्थान के आधार पर हम तीन तरह से विभाजित कर सकते हैं: स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श जीभ से, स्पर्श अंदर के जो ऑर्गेन्स होते हैं उनके, और फिर सांस के स्पर्श से। ये तीन तरह से स्पर्श या उच्चारण स्थान के आधार पर हम व्यंजन को विभाजित कर सकते हैं, ठीक। ये ध्यान रखना, सामान्य भेद ये है, उच्चारण के स्थान पर ये है, ठीक। और समय के अनुसार जिसे हम कह सकते हैं अल्प प्राण, महाप्राण, ठीक। जब देर तक आवाज होती है जिन अक्षरों में, व्यंजनों में, उनको महाप्राण कहते हैं। फिलहाल अभी आप लोग इतना नोट कर लो, ठीक। इतना अपनी कॉपी में नोट करें, उसके बाद हम बाकी दो आधार पे बाकी फिर से बात करेंगे। दो आधार मैंने बता दिए, एक सामान्य भेद के आधार पर, एक उच्चारण स्थान या स्पर्श के आधार पर। अगले दो अभी हम ये नोट कर लें, उसके बाद आपको वो भी दो कराते हैं, ठीक है। ये नोट करें। हाँ, तो आपने सभी ने ये नोट कर लिया है। तो जैसे इनको कायदे से अपनी कॉपी में नोट कर लेना, इनको याद भी कर लेना, ये बहुत ही काम की चीजें हैं, ठीक है। तो लास्ट में अंतस्थ है। पहले स्पर्श में क्या है? हमारी जीभ कहीं स्पेसिफिक जगह पर टकराती है, मतलब पूरी तरह से जब टकराए हमारी जीभ, तो वो क्या हो जाते हैं? जीभ के टकराने से ये सारे हैं, ठीक है। ये पांचों क्या है? जीभ पूरी तरह से टकराती है। अंतस्थ में क्या होता है? हमारी जीभ जो है कहीं भी टकराएगी, लेकिन पूरी तरह से नहीं टकराएगी। हल्की जीभ से, कहीं कंठ से, कहीं तालु से, कहीं मुंह, बहुत ही हल्की टकराती है। तो ये व्यंजन चार निकल के आते हैं अंतस्थ व्यंजन। ये चारों अंतस्थ व्यंजन जहां हमारी जीभ बहुत
कम मात्रा में किसी अंग से, अंदरूनी मुंह के अंग से टकराती है तो वो अंतस्थ व्यंजन है। और जहां हमारी हवा, सांस बाहर निकलती है गर्म गर्म टकराते हुए, तो उन अक्षरों को हम ऊष्म व्यंजन बोल देते हैं। क्लियर? तो इस तरह से हमने दो भेद पढ़ लिए, पहला सामान्य भेद, दूसरा उच्चारण या स्पर्श के स्थान के बारे में। अब हम दो और पढ़ लेते हैं। तीसरा, थर्ड, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण कहने का मतलब है ये समय के अनुसार है, ये हमारे समय के अनुसार है, कितनी देर तक हम कोई अक्षर बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, टाइम पे डिपेंड करता है अल्प प्राण और महाप्राण। किस पे निर्भर करता है? समय पर। किस पर? कितनी देर कौन सा अक्षर बोला जाए। अल्प प्राण मतलब जिसमें कम देर तक आप बोले, और हकार की जिसमें ध्वनि ना आए। जैसे कि पहला, किसी भी लाइन का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर जो है, हर लाइन में 5 अक्षर है, तो ये सब क्या है? अल्प प्राण है। चाहे तुम बोल के देख लो, क, ग और ण, हल्की आवाज आती है। क्या है? हल्की आवाज आती है। खांसी आसी आ रही है सभी को, तो कृपया घर पे पानी गर्म पिया करें, उसमें नींबू निचोड़ के पानी पी लिया करें, जिससे कि जो खांसी है या कफ की शिकायत है वो थोड़ी दूर हो। और रात में सोने से पहले क्या करो? 4-5 लौंग लो, उनको गर्म करो तवे पे, उनको घिस लो और फिर उसे शहद के साथ खा लो। रात में खांसी है, खराश है, सारी दूर हो जाएगी। तो ये लोग, तुम लोग खांसी की दिक्कत सर्दियों में ज्यादा हो जाती है, तो गर्म पानी का सेवन किया करो, ठीक है? और गर्म पानी में नींबू डाल के पी लिया करो, तो ये सब समस्याएं दूर होंगी, ठीक है? फिलहाल अल्प प्राण और महाप्राण में जो हम बात करते हैं, तो हमने कहा अल्प प्राण वो अक्षर हैं जो कम समय में बोले जाते हैं, उनमें कम समय लगता है। तो हम जब पहला, तीसरा और पांचवा देखो, क, ख, ख, ज्यादा देर तक बोलना पड़ेगा, क बहुत कम आवाज, तो पहला, तीसरा और पांचवा पंचमाक्षर होती है हर लाइन में, तो ये होते हैं अल्प प्राण। क्या होते हैं? जिनमें प्राण कम हो, है ना? जिनमें प्राण कम हो, वो प्राण तो इनमें जान थोड़ी है, बोल तो हम रहे हैं, हमारे प्राण इसमें निकल रहे हैं। किसी को देर तक बोलो, ज्यादा देर प्राण बोलना पड़ेगा। तो अल्प प्राण में क पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर होता है। महाप्राण में जहां देर तक आवाज बोले, हकार की ध्वनि आए, वो महाप्राण कहे जाते हैं। जैसे ख और घ, मतलब दूसरा और चौथा। दूसरा अक्षर बोलने में ज्यादा समय लगता है और चौथा ख, ख, है ना? तो इनको क्या होता है? महाप्राण कहा जाता है, ठीक है? ये होता है समय के अनुसार अल्प प्राण, महाप्राण, ठीक? अब चौथा प्रकार क्या है वो देख लो। समझ आ गई है कि किसी भी लाइन का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर कौन सा होगा? अल्प प्राण का होगा, और महाप्राण का कौन सा होगा? चौथा और दूसरा, ठीक? अब चौथा प्रकार क्या होता है? वो होता है हमारी जो स्वर तंत्रियां हैं उनके कंपन से, स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर, स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर, स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर ये कौन से होते हैं? अघोष और घोष, अघोष और घोष। इसे सघोष भी कह देते हैं, ठीक है? जिन अक्षरों में हमारे बोलने पर हमारा शरीर झन्ना जाए वो होता है घोष, जिसमें हमारी तंत्रिकाएं झन्ना जाए, हमारी तंत्रिकाएं कांपें, झनकार प्रकट
उत्पन्न करें, झनकार उत्पन्न करें, झनकार उत्पन्न करें। वो होते हैं घोष, जैसे झा झा, है ना, झा झा, तो ये क्या होते हैं, जैसे झा। जितना भी चौथा है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम, शोर पर ध्यान ना दें, ठीक है, और इस पर ध्यान दें, पढ़ाई पर। तो सघोष में क्या होता है, तीसरा, चौथा और पांचवा, वो क्या हो जाते हैं, तीसरा, चौथा और पांचवा जो अक्षर है वो क्या होगा, सघोष में आ जाता है, ठीक है, ठीक। और अघोष में, जिसमें हमारी तंत्रिकाएं झंकार ना करें, तो वो क्या होती है, अघोष होती हैं, जिसमें हमारी तंत्रिकाएं झंकार ना करें, इसका उल्टा, जिसमें झंकार ना करें, झंकार नहीं, झंकार नहीं। तो पहला और दूसरा, हर लाइन का पहला और दूसरा, और जितने भी तीनों सा हैं वो श, स और श, ये श, श और सा, ये तीनों भी अघोष में आते हैं। बाकी या, अलावा, हा, वो सब किस में आएंगे, इसी में आ जाएंगे, या, र, ल और व, ठीक। ये सब क्या है, घोष में है, ये सब क्या है, घोष। घोष में कौन कौन से, तीसरा, चौथा और पांचवा, अघोष में पहला, दूसरा, श, 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 ये, ठीक है। ये हमने कौन कितने आधार बताए, 4, ये तीसरा और चौथा। अब इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लें और हमेशा के लिए याद कर लें। ये तुम्हारे घर के व्यंजन को भी सही करेगा और पढ़ाई को भी सही करेगा। तो ठीक है बच्चों, धन्यवाद। अब आप इसको नोट करें।